तो शपथ ग्रहण के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा और नायब सिंह सैनी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि सैनी के संभावित मंत्री कौन कौन मंत्री बन सकता है। सबसे पहले नाम आता है अनिल विज का। अनुभवी चेहरा है, इससे पहले भी वित्त मंत्री थे। इसके अलावा महिपाल ढांडा का भी नाम इसमें है, यानी कि सैनी के मंत्री ये भी बन सकते हैं। और मूलचंद शर्मा की अगर बात करें, इनका नाम भी आगे माना जा रहा है, ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं। विपुल गोयल की बात करें, ये भी सैनी के संभावित मंत्रियों में से एक है। किशन लाल पंवार का भी नाम इसमें है। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई है तो खुशी जाहिर तौर पर और ज्यादा होगी। अरविंद शर्मा का भी नाम इस लिस्ट में आता है। और इस फहरिस्त की अगर बात करें तो सुनील सांगवान का नाम भी है। कृष्णा गहलावत की अगर बात करें, कृष्णा गहलावत का नाम भी इसमें है। और इसके अलावा रणबीर गंगवा, इनका नाम भी इसमें आगे आ रहा है। आज आपको बता दें कि तैयारियां इसको लेकर के पूरी हो चुकी है। आरती राव भी इस लिस्ट में मानी जा रही है। कृष्ण मिड्ढा, कुछ अनुभवी चेहरे हैं, कुछ नयों को मौका दिया गया है जो पहली बार चुनाव लड़े, उनको भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और ये खबर हम आपको बता रहे हैं। राव नरबीर सिंह की अगर बात करें, इनका नाम भी इसमें आगे माना जा रहा है। और आज इस शपथ ग्रहण में तमाम बड़े चेहरे शामिल होते हुए नजर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बारी है महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों की। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है। खास इसलिए है क्योंकि एक तरफ वो 4 पार्टियां हैं जिनमें असली और नकली की लड़ाई चल रही है, तो दूसरी तरफ वो 2 पार्टियां हैं जो इस बार के विधानसभा चुनावों में अपनी ताकत दिखाने के लिए उतरेंगी। और ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो, उनका चुनाव हो, तो बेहद पारदर्शिता रखी जाए ताकि चुनावों के वक्त में वो जीत करके अपनी सीट पार्टी की झोली में डाल सके। सियासत के महाजंग का मैदान तैयार। पार्टी तय करेगी कौन होगा उम्मीदवार। महाराष्ट्र को लेकर राजनीतिक पार्टियों की मेहनत काफी समय से चल रही थी और मतदान की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही ये मेहनत और बढ़ गई है। उम्मीदवारों के नाम, टिकटों के बंटवारे और सटीक रणनीति पर जोर शोर से काम चल रहा है। सत्ताधारी एनडीए की बात करें तो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने महाराष्ट्र के करीब 110 सीटों पर मुहर लगा दी है। बुधवार को दिल्ली में बची हुई सीटों के लिए शिंदे गुट और अजित पवार गुट के साथ अहम बैठक हुई। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अपने हिस्से की सीटों पर ही उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। सीईसी ने बाकी बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने का जिम्मा बीजेपी अध्यक्ष के ऊपर सौंपा है। बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए अब दोबारा सीईसी की मीटिंग नहीं होगी, बल्कि सीटों पर गठबंधन के साथियों शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित पवार के साथ सीटों के बंटवारे के बाद उम्मीदवार तय करेगी। बीजेपी अपने बाकी के बचे उम्मीदवारों के नामों को सहयोगी दलों से सीट बंटवारे के बाद तय करेगी। चंडीगढ़ में एनडीए बैठक के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार से मुलाकात कर सकते हैं। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा शुक्रवार को संभव है। दूसरी तरफ विपक्ष भी इस लड़ाई के लिए तैयारियां कर रहा है। हरियाणा में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस वापसी करने के लिए बेचैन बैठी है और महाराष्ट्र में वो अपना सब कुछ दांव पर लगा रही है। सीट बंटवारे को लेकर विपक्ष की बैठक हुई। मीटिंग में मुंबई की सीटों को लेकर चर्चा हुई। मुंबई की 36 में से करीब 30 से 32 सीटों पर सहमति बनी है। महाविकास अघाड़ी अपनी पहली लिस्ट 20 अक्टूबर को जारी करेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में करारा झटका लगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त वापसी करते हुए वहां इतिहास ही रच दिया। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि महाराष्ट्र में भी वो वही करिश्मा दोहराए। हालांकि महाराष्ट्र और हरियाणा के विपक्ष में बहुत अंतर है और बीजेपी ये बखूबी जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव क्यों खास है, आपको इसके पीछे की वजह समझाते हैं। क्योंकि जो पिछला कार्यकाल था 2019 का, उसमें कई बवाल हुए हैं। साल 2019 में एनडीए का प्रदर्शन क्या रहा वो समझिए। बीजेपी के हिस्से में 105 सीटें आई थी, शिवसेना के हिस्से में 54 सीटें आई थी। दोनों गठबंधन में थे और 2.5 साल के सीएम को लेकर के इनके बीच में विवाद होता है, जिसके बाद ये पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उनका गठबंधन टूट जाता है और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी सबको मालूम है कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना ने सरकार बना ली। सबसे पहले मिलकर के इस तरीके से सरकार बनाई, नाम दिया गया इसे महाविकास अघाड़ी। और इसके बाद दोबारा से 2.5 साल बाद परिवर्तन होता है। जून 2022 में सरकार गिर जाती है क्योंकि शिवसेना से कुछ विधायक टूट करके अलग हो जाते हैं और असली नकली की जो लड़ाई है वो यहीं से शुरू होती है। शिवसेना के 2 हिस्से हो गए इस दौरान। 2022 में बीजेपी और शिवसेना, शिंदे ने नई सरकार बना ली। ये गठबंधन नया हुआ। उसके बाद जून 2023 आता है जिसमें एनसीपी में 2 फाड़ हो जाती है। अजीत पवार अलग हो जाते हैं। शरद पवार
अजीत पवार के बीच में टूट देखने को मिलती है। अजीत पवार अपनी एनसीपी को सही बताते हैं, बाकी नेताओं के साथ अजीत पवार सरकार में शामिल हो जाते हैं, यानी कि महायुति जो अब उन्होंने एक नया नाम दिया है उसमें जाकर के वो शामिल हो जाते हैं। अब ऐसे में जब 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं असली नकली की लड़ाई के साथ साथ ये भी देखना होगा किसमें कितना है दम। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बहराइच की, क्योंकि बहराइच से खबर सामने आई, रात 12 बजे इंटरनेट सेवा दोबारा से बहाल हो गई। बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, बहराइच में इंटरनेट सेवा दोबारा शुरू हुई। 3 दिन बाद इंटरनेट सेवा बहाल हुई है और रात के 12 बजे इंटरनेट दोबारा से चलना शुरू हुआ। बहराइच में बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया था। अब आप भी जानते हैं कि शोभा यात्रा पर पथराव हुआ और उसको लेकर के आपने देखा कि अगले दिन जब एक शख्स की मौत हो जाती है उसके बाद जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते हैं, आगजनी होती है, तोड़फोड़ होती है, गाड़ियों में आग लगाई जाती है। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को खुद मौके पर पहुंचना पड़ता है। ये कुछ तस्वीरें तब की हम आपको दिखा रहे हैं जब बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। रिपब्लिक भारत की टीम उस वक्त ग्राउंड पर ही मौजूद थी। बहराइच हिंसा पर पुलिस का एक्शन तेज इस वक्त देखने को मिल रहा है। मुख्य आरोपी सरफराज की तलाश भी तेज हो गई है, क्योंकि खबर मिल रही है वो नेपाल भाग गया है। ऐसी खबरें सामने आ रही है। बॉर्डर एरियाज पर लगातार सुरक्षा बल डटे हुए हैं और अब 3 दिन बाद इंटरनेट सेवा शुरू हुई। तो बहराइच में हिंसा के बाद स्थिति सामान्य नजर आ रही है। हालांकि अभी भी पुलिस की जो तैनाती है वो शहर भर में की गई है, पुलिस को हटाया नहीं गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक परिवार है जो रोते बिलखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचा था और उनके द्वारा न्याय की गुहार लगाई गई थी। जिस तरीके से 13 गोलियां मार करके एक शख्स की हत्या कर दी गई थी, उसके परिवार की बार बार एक ही आस है कि उन्हें न्याय मिलेगा और अब नेपाल तक पुलिस दबिश दे रही है। बहराइच के गुनहगार नेपाल फरार, मिलेगा इंसाफ, गुनाह नहीं होगा माफ। बहराइच में रामगोपाल से बर्बरता करने वाले गुनहगारों की तलाश अब तक जारी है। पीड़ित परिवार सिर्फ एक ही मांग कर रहा है और वो है इंसाफ, इंसाफ और इंसाफ। पुलिस ने 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन जिनके हाथ रामगोपाल के खून से रंगे हुए हैं वो आखिर है कहां? बर्बरता की हर हद को पार करने वाले आखिर किस बिल में छिपे हैं? खबर है कि आरोपी अब्दुल हामिद नेपाल भाग गया है। यही नहीं, उसके दोनों बेटे सरफराज उर्फ सलाम और फहीम भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। कहा जा रहा है कि तीनों ही नामजद आरोपी नेपाल भाग गए हैं। नेपाल तो हमारा मित्र देश है। नेपाल से आने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा अगर नेपाल में होगा। और कार्रवाई के लिए अब आप सरकार कितना और प्रशासन कितना मुस्तैद है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एसटीएफ के चीफ, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, गृह सचिव यहीं कैंप किए हैं कल तक के। तो आप उसकी ग्रेविटी को जान सकते हैं